चैप्टर दैट इज स्टोइचियोमेट्री उसको एंड कर लिया और आज हम एक नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो बेसिक कंसेप्ट है और साथ में एटम से रिलेटेड जो थ्योरीज है और साथ में जो डिफरेंट लॉ हैं जो एटम के कम्बिनेशन के बारे में उनको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम एटम की थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर बात कर लेते हैं। एटम का जो वर्ड्स है ये सबसे पहले एक ग्रीक फिलासफर है दैट इज डेमोक्रिटस, उसने 400 BC के अंदर यूज किया और उसने कहा एटम का जो लफ्ज है ये ग्रीक वर्ड से निकला है और वो जो ग्रीक वर्ड्स है वो क्या है, वो है एटोमास। अब एटोमास का मतलब क्या है? एटोमास में ये ए और टोमास से निकला हुआ। ए का मतलब होता है इन या अन और टोमास का मतलब होता है डिविजिबल या कटेबल। तो एटम का जो वर्ड है इसका मतलब ये है कि इनडिविजिबल, इनडिविजिबल यानी इसको हम मजीद तोड़ नहीं सकते, या इसका जो दूसरा मतलब है वो ये भी हो सकता है कि अनकटेबल। एटम का वर्ड ग्रीक वर्ड एटोमास से निकला है जिसका मतलब है इनडिविजिबल या अनकटेबल। ये 400 BC की बात है और उसके बाद ये बातें चलती गई मुख्तलिफ इसके बारे में जो थ्योरीज है वो पेश की या डिफरेंट मॉडल्स वगैरह हैं। जो जिस तरह रदरफोर्ड का मॉडल है उसमें एटम का न्यूक्लियस डिस्कवर हो गया, जिस तरह प्लैंक्स क्वांटम मॉडल है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो एटम के बारे में वेल नोन जो मॉडल है या थ्योरी है जिसका नाम है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी अबाउट एटम। अब मैं आप लोगों को डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बताता हूँ और उसके बाद की चीज़ें आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है ये 1804 के अंदर डाल्टन ने पेश की, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और इसके जो मेन पाचुलेट है उसको मैं बता देता हूँ। आजकल तो ये थ्योरी इतनी नहीं चल रही, आप लोगों की बुक में भी नहीं है, लेकिन आपको आनी चाहिए थोड़े बहुत इसके जो पाचुलेट है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पाचुलेट ये हैं, वो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि कोई भी मैटर जो होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होते हैं और वो जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं दैट इज एटम। वो क्या होते हैं? वो एटम होते हैं। यानी मैटर जो होते हैं वो किससे मिलके बना होता है? छोटे छोटे पार्टिकल से, और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल है वो क्या है? वो एटम से कहलाते हैं। दूसरा जो इसके जो पाचुलेट है वो हमें ये कह रहे हैं कि सिमिलर एलिमेंट जो होते हैं वो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बने होंगे, और वो जो एटम होंगे जो सिमिलर एलिमेंट बनाते हैं उनका साइज, उसका मास और उनका जो वॉल्यूम वगैरह होते हैं या साइज और शेप वगैरह होते हैं वो क्या होगी? सेम होगी। ये क्या कह रहे हैं कि सेम तरह के एलिमेंट सेम तरह के एटम से मिलके बनेंगे। किससे? एटम से मिलके बनेंगे। और दूसरी बात हमें ये कह रहे हैं कि डिफरेंट तरह के जो एलिमेंट होंगे ये सिमिलर होंगे और ये डिफरेंट होंगे। डिफरेंट एलिमेंट क्या होंगे? डिफरेंट तरह के एटमों से मिलकर बने होंगे, डिफरेंट तरह के एटमों से मिलकर बने होंगे। और चौथी बात हमें ये कह रहा है कि जो एटम होते हैं वो डिफरेंट प्रोपोर्शन के साथ मिलेंगे, वो डिफरेंट प्रोपोर्शन के साथ मिलकर वो कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल को बनाएंगे। ये जो एलिमेंट होंगे एटम होंगे इनकी कम्बिनेशन क्या होगी? ये डिफिनेट कम्बिनेशन के साथ या डिफिनेट प्रोपोर्शन के साथ मिलके बनेंगे। डिफिनेट प्रोपोर्शन से रिलेटेड मैं आप लोगों को आगे लाभ बताऊंगा तो वहां से आप लोगों को समझ आएगा। ये एटम के बारे में जो सबसे पहले जो थ्योरी है वेल नोन थ्योरी है, और भी बहुत सारी है लेकिन जो हमारे बुक के अकॉर्डिंग वो क्या है? डाल्टन की, और इसके पाचुलेट मैंने आप लोगों को बता दिया। अब एटम का जो डेमोक्रेटिक्स ने कहा है इसको तो हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन आजकल ये 19th सेंचुरी, आजकल 20th सेंचुरी, इन सेंचुरीज के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो एटम को हमने तोड़कर कहाँ तक पहुँच गए। तो अब इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे ये तो बेसिक आइडिया पुरानी बातें हैं, लेकिन आजकल नई बातें, ये वाली बातें नहीं है, आजकल ये ऊपर वाली बात है। तो हम इस चैप्टर में क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, ये दो चीज़ें हम एटम के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। मैं आप लोगों को ये ऊपर से बता देता हूँ, इसको मैं मिटा के आपको समझाता हूँ। हम इस चैप्टर में दो चीज़ें पढ़ेंगे मेनली एटम के बारे में। एक हम कंपोजिशन ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो एटम है वो मिलके बने किन चीज़ों से। अब ये जो पहली बातें मैंने बता दी तो ख़त्म होगी, आप लोग का चैप्टर का आगाज यहाँ से शुरू होते हैं। एटम की कंपोजिशन क्या है, और कंपोजिशन में हम पढ़ेंगे डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट, या आगे हम पढ़ेंगे यानी हम यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये चीज़ें पढ़ने वाले। यानी कंपोजिशन ऑफ एटम यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनसे मिलके बने होते हैं एटम। और दूसरी बात ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है
ये दिखाई कैसे देते हैं, इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एटम के अंदर अरेंजमेंट कैसी, हम ये दो चीज़ें मेनली इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ एटम और साथ में एटम की जो अरेंजमेंट है, सॉरी ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अरेंजमेंट है एटम के अंदर वो किस तरह है। और फिर हम इसके साथ साथ मुख्तलिफ आइडियाज़, यानी आजकल तो एटम्स के बारे में बहुत सारी बातें पहुंच गई है, हम जो है ना स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम एटम के डिटेल स्ट्रक्चर वगैरह इन चीज़ों को देख लेते हैं। और आगे अगर आप लोग फिर देखते हो, हम जो है ना जो स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ते हैं, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, और हाइड्रोजन को स्पेक्ट्रम को पढ़ने के बाद हम कंप्लीट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को फिर फाइंड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, हाँ है, कौन सी जगह पर है, वहाँ पर इसकी मूवमेंट कैसी है, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, यानी हम क्वांटम नंबर को आजकल हमने शुरू कर लिया। हम अभी क्लासिकल फिजिक्स के बजाय मॉडर्न फिजिक्स को भी यहाँ इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है ना, ये केमिस्ट्री का एक ग्रामर है, जिस बंदे को ये चैप्टर आएगा, यानी बेसिक आइडिया आएगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्वांटम नंबर, डिस्कवरी, बोहर का मॉडल, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का रेडियस, साथ में वेव नंबर, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये चीज़ें आएगी तो उसको जो केमिस्ट्री के बहुत सारी आइडियाज़ हैं वो सारी क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने तो बोला कि एटम जो होते हैं वो डिविजिबल नहीं है, कुछ भी नहीं उसके अंदर, लेकिन एटम के अंदर जब हमने मॉडर्न कंसेप्ट देख लिए, मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ा, तो मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ने के बाद हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये चीज़ें डिस्कवर कर ली। हमें कैसे पता चला कि ये जो एटम है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये हमने 3 एक्सपेरिमेंट किए। पहले जो है हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि एटम के अंदर और भी बहुत सारे पार्टिकल हैं, जिस तरह डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेज और साथ में किनार रेज, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हमने डिस्कवर किया। जब हमने ये एक्सपेरिमेंट पढ़ा तो हमने कहा एटम की कंपोजिशन देख लिया। इसी के साथ साथ दूसरी जो चीज़ है वो हमने क्या चीज़ देख लिया, हमने रेडिएक्टिविटी को पढ़ने के बाद हमने इसके अंदर न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर लिया। और इसी तरह जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह, यानी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम लाइट को यूज़ करते हुए किसी भी एटम की एनालिसिस करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी के पढ़ने के बाद हमने एटम के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर कर ली। तो यहाँ से हमें पता चला कि एटम सिर्फ खुद से नहीं बने, यानी एटम को हम मजीद तोड़ सकते हो, और एटम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं, जिससे डिस्चार्ज ट्यूब रेडिएक्टिविटी से हमने न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर लिया। और साथ में स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह को हम जब देख लेते हैं तो वहाँ से हमें आइडियाज हो जाते हैं कि एटम के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें। अब यहाँ पर कुछ क्लासिकल लॉ हैं जो एटम की कम्बिनेशन के बारे में आप लोगों को बताते हैं, यानी एटम एक दूसरे के साथ मिलता कैसे है। इसमें हम 4 लॉज को पढ़ेंगे। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, फिर लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, और फिर आखिर में जो हम लॉज पढ़ेंगे वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ आइडियाज। पूरी चीज़ों को देखेंगे। देखना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप लोगों को क्या कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप लोगों को ये कहते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जिस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक, क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को एक रिएक्शन लिखता हूँ, जिस तरह ये N2 है और ये 3H2 के साथ मिलता है, इससे क्या बनता है, इससे 2NH3 बनता है। अब यहाँ अगर आप लोग रिएक्टेड साइड पे मास को देखोगे और प्रोडक्ट साइड पर मास को देखोगे तो मास सेम होगा। कोई केमिकल प्रोसेस हो गए, रिएक्टेड से प्रोडक्ट बन गया, केमिकल प्रोसेस के दौरान मास ना कम होते हैं और ना ज्यादा होते हैं, ये सिर्फ एक फॉर्म से, यानी एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो गया। देखना मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो तो कितना ग्राम है, ये 28 ग्राम है, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है। और यहाँ पर अगर आप लोग हाइड्रोजन को देखते हो ये 6 ग्राम है, और इस साइड पर अगर आप लोग इसको देखते हो तो ये 34 ग्राम है। यानी एक साइड पर भी मास सेम है और दूसरी साइड पर भी मास सेम है। जब कभी भी एटम एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो मास उनका क्या होगा, कंजर्व होगा। मास के साथ एक और चीज भी कंजर्व रहती है जिसको हम बोलते हैं एटम। यानी कोई भी रिएक्शन होगा, रिएक्शन के रिजल्ट में जितने एटम पहले हैं रिएक्टेड में, उतने एटम प्रोडक्ट के साइड पर भी होंगे। एटम ना कम होंगे ना ज्यादा होंगे। तो आप लोग का एमसीक्यूज आएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम हो सकते हैं, हाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो सकते हैं। मैं ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम आप लोगों को बता दूँ।
यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो 2 नाइट्रोजन के एटम है और 6 हाइड्रोजन के एटम है, और यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो 2 नाइट्रोजन के एटम है और 6 हाइड्रोजन के एटम है, टोटल यहाँ पर 8 एटम है, और टोटल यहाँ पर भी जो एटम है ना वो भी 8 है। तो एटम भी कंजर्व रहते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। क्या चीजें कंजर्व नहीं रहते वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले जो बात है, जो मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल वो कंजर्व नहीं रहते। यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का है और 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, और इस साइड पर अगर आप लोग देखोगे, इस साइड पर 2 मॉलिक्यूल है किसके, अमोनिया के। तो अगर आप लोग यहाँ पर इस साइड पर और इस साइड पर देखते हो तो मॉलिक्यूल कंजर्व नहीं होते हैं। तो अगर आपके एमसीक्यूज आ गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉलिक्यूल हो सकते तो नहीं। इसी तरह एक और चीज आप लोग को बताता हूँ मोल्स के बारे में। अगर आप लोग यहाँ पर देखते हो तो 1 मोल नाइट्रोजन का है और कितने मोल हाइड्रोजन के। यहाँ पर अगर आप मोल हाइड्रोजन देखोगे तो 3 मोल हाइड्रोजन के, और इस साइड पर अगर आप लोग आते हो तो 2 मोल अमोनिया। तो मोल्स भी कंजर्व नहीं है। तो देखो इस साइड पर जो टोटल मोल है 4 है और इस साइड पर जो मोल्स है ना वो 2 है। इसी तरह अगर आप लोग गैसीय सिस्टम लोगे और वॉल्यूम को डिस्कस करोगे तो वॉल्यूम भी कंजर्व नहीं रहते। कैसे देखना, यहाँ पर अगर आप लोग 1 मोल नाइट्रोजन है एसटीपी के ऊपर तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 डेसीमीटर क्यूब होगा, और यहाँ पर 3 है तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 67.2 डेसीमीटर क्यूब, और इस साइड पर अगर आप लोग आओगे तो 2 है तो 2 का कितना हो जाएगा 44.8 डेसीमीटर। तो वॉल्यूम भी कंजर्व नहीं रहता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एक एटम कंजर्व रहते हैं और दूसरा मास कंजर्व रहते हैं, और वॉल्यूम कंजर्व नहीं रहते हैं, मॉलिक्यूल कंजर्व नहीं रहते हैं, और साथ में मोल जो होते हैं वो कंजर्व नहीं रहते। तो सबसे पहले जो लॉ है कॉम्बिनेशन ऑफ एटम के बारे में वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद एक दूसरा लॉ है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, जिसको मैं इस साइड पर ही लिख देता हूं। देखते हैं आप लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन आप लोग को क्या कहते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन आप लोग को ये कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, कांस्टेंट कंपोजिशन जल्दी से मैं आप लोग बता देता हूं। ये आप लोग को ये कहते हैं, आप लोग अगर किसी भी मॉलिक्यूल को या कंपाउंड को किसी भी सोर्स से लेते हो तो उसका कंपोजिशन जो होगा वो सेम होगा। क्या मतलब सर, मतलब ये अगर आप लोग ये जो अमोनिया बना रहे हो इसको अगर आप लोग डायरेक्ट नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेते हो और हाइड्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेते हो और दोनों को मिलाओगे तो इसकी कंपोजिशन यही होगी कि इनिशियली 1 नाइट्रोजन होगा और 3 हाइड्रोजन होगा। और अगर आप लोग इसको हेबर प्रोसेस से बनाते हो तो फिर भी इसकी कंपोजिशन यही होगी, यानी 1:3 के साथ ही कंबाइन, 1 नाइट्रोजन होगा और 3 हाइड्रोजन होगा। या अगर मैं आप लोग को वाटर की एग्जांपल ले लूं, आप लोग के पास ये वाटर है H2O है, इसमें जो कंपोजिशन है यानी 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है, और टोटल जो इसकी कंपोजिशन है दैट इज 18 ग्राम। और दूसरी जो बात है इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अब इस वाटर को आप लोग किसी भी सोर्स से लोगे, उसको आप लोग सी से लोगे या सी के अलावा किसी लेक्स वगैरह से ले लेते हो या किसी पॉन्ड से ले लेते हो, इवन आप लोग इसको लैब के अंदर बनाते हो तो इसकी जो कंपोजिशन होगी वो कांस्टेंट होगी, यही 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन आप लोग को ये कहते हैं कि किसी भी कंपाउंड को आप लोग किसी जगह से भी लोगे उसकी जो कंपोजिशन होगी चेंज नहीं होगी। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन होगा। एक और लॉ है एटम के बारे में जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ डिफिनिट प्रोपोर्शन। ये आप लोग को ये कहते हैं कि कोई भी कंपाउंड को आप लोग बनाओगे तो कंपाउंड जब मिलेगा वो डिफिनिट प्रोपोर्शन के साथ एलिमेंट एक दूसरे के साथ मिलेंगे या एटम एक दूसरे के साथ मिलेंगे। यही ऊपर वाली बात है। अगर आप लोग वाटर को बना रहे हो तो वाटर को बनाने के लिए आप लोग क्या करते हो, 2 हाइड्रोजन को लेते हो और 1 ऑक्सीजन को लेते हो और साथ में यहाँ पर आप लोगों के पास H2O बनते हो। वाटर की जो कंपोजिशन है वो एक डिफिनिट प्रोपोर्शन के साथ है, 2:1 के साथ आप लोग 2 हाइड्रोजन लोगे और 1 ऑक्सीजन लोगे तब जाकर ये वाटर बनेगा।
अब अगर आप लोग इस प्रोपोर्शन में नहीं लोगे, ऑक्सीजन को आधा करोगे या हाइड्रोजन को डबल करोगे, तो फिर आप लोग के पास वाटर नहीं बनेगा। वाटर के बनने के लिए या इवन अमोनिया के बनने के लिए आप लोगों ने जो एलिमेंट लोगे, एलिमेंट की प्रोपोर्शन होगी वो कोई खास प्रोपोर्शन के साथ वो जाकर मिलेंगे, तब जाकर कंपाउंड बनेगा। अब अगर इस प्रोपोर्शन के साथ आप लोग नहीं रखोगे तो फिर इस तरह आप लोग का जो प्रोडक्ट है वो नहीं बनेगा। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन यही कहते हैं, जो डाल्टन के पोस्टुलेट में है कि कोई भी एटम या एलिमेंट एक दूसरे के साथ मिलते हैं वो किसी फिक्स प्रोपोर्शन के साथ मिलते हैं। और कीप इन माइंड कि जो प्रोपोर्शन होती है वो ये सिंपल होल नंबर में होंगे, ये इसको फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि 2.5 हाइड्रोजन होंगे या 1.0 ऑक्सीजन होंगे तो तब जाकर ये वाटर बनेगा। खैर आप लोग बोलोगे कि सर हमारे पास कुछ नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड है, वो फिर आगे कोई और केस है, वो यहाँ इधर नहीं है कि वो हमारे पास जिस तरह हो सकते हैं ना टाइटेनियम और ये जो मुख्तलिफ नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड आप लोग बनाते हो सेकेंड ईयर में जाकर पढ़ोगे, जिस तरह वो इंटरस्टाइसिस होते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये चीज़ें जाकर बैठ जाती हैं और उसकी जो स्टोइचियोमेट्री होती है वो फिक्स नहीं हो, यानी स्टोइचियोमेट्री का मतलब ये होगा कि सिंपल होल नंबर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये जो एटम की कम्बिनेशन है वो इस तरह होंगे, वो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक वाले कंपाउंड है वो लॉ है, कंपाउंड नहीं है। अब एक और लॉ है, यही जो क्लासिकल लॉ ऑफ कम्बिनेशन है उसमें से, जिसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा लॉ क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आप लोग को ये कहता है कि जब कभी भी एलिमेंट की एक दूसरे के साथ कम्बिनेशन होगी, उसमें से अगर आप लोग एक एलिमेंट के कंपोजिशन को कांस्टेंट रखोगे या रेशो को कांस्टेंट रखोगे तो दूसरे एलिमेंट को अगर आप लोग डबल करोगे उसको किसी सुटेबल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। क्या मतलब सर? मैं समझा दूं, देखना। कार्बन है, अगर आप लोग इसको लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो, मैं 2 ही लिख लेता हूँ लेकिन एटम के फॉर्म में नहीं होते तो मैं लिमिटेड है, तो इसके रिजल्ट में क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ये 1:1 के साथ। अब आप लोग क्या करो, ये जो ऑक्सीजन है इसके अमाउंट को डबल करो तो क्या बन जाएगा, यानी लिमिटेड के अमाउंट में एक्सेस में कर लो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसी तरह आप लोग क्या करो, इसको और एक्सेस में कर लो ऑक्सीजन को, तो यहाँ पर क्या बनेगा? कार्बोनेट बनेगा। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये 1:1 है, 1:2 है, 1:3 है। मतलब ये है यहाँ पर 12 ग्राम ऑक्सीजन है, कार्बन है सॉरी, और कितने ग्राम यहाँ पर आप लोग के पास ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन को अगर आप लोग देखते हो तो 16 है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन डबल हुए तो इस ऑक्सीजन वाले को भी आप लोगों ने डबल करना। कार्बन फिर भी यहाँ पर 12 है, लेकिन ऑक्सीजन का जो मास है 16 एक जो है ना वो होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरे की जो कंपोजिशन है वो सेम है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन आप लोग को ये कह रहे हैं। इसी तरह अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे फिर ऑक्सीजन 12 है, लेकिन अगर आप कार्बन 12 है, लेकिन अगर आप लोग ऑक्सीजन को देखोगे वो और डबल हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई होकर कितना बन गया? 48। आप लोग क्या कर रहे हो, इस ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर इसके में आप लोगों ने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ पर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, किसको? 16 को। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आप लोग को ये कह रहे हैं कि आप लोग किसी भी कंपाउंड को बना रहे हो, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट को, एक की कंपोजिशन को कांस्टेंट रखो और दूसरे का जो कंपोजिशन है या जो मास है उसको आप लोग होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो अगला आप लोग के पास कंपाउंड बनेगा, होल नंबर आप लोगों ने देखेंगे। तो ये डिफरेंट जो लॉज है एटम की कम्बिनेशन के साथ वो हो गए, और जो बेसिक कंसेप्ट है एटम से रिलेटेड उसके बारे में हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम